अंधेरी रातें, सुनसान पगडंडियां और वो खौफनाक कहानियां जो सदियों से हमारे गांवों में एक साए की तरह मंडरा रही हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के उन दूर दराज के रास्तों और वीरान पड़े गांवों की कुछ ऐसी लोक कथाओं की पड़ताल करने वाले हैं जिन्हें विज्ञान शायद महज एक अंधविश्वास कह दे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो एक खौफनाक हकीकत है। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि इनके बहुत गहरे तार पुराने धोखे, अपराध और अनसुलझे रहस्यों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है राजनपुर गांव के एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले बरसाती माहौल से। गांव के एक बुजुर्ग हैं रामस्वरूप बाबा। उनकी एक बहुत ही सख्त चेतावनी थी कि रात के वक्त उस पुराने पीपल वाले रास्ते से कभी मत गुजरना। लेकिन एक नया मेहमान अजय, उसने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हुआ यूं था कि भारी बारिश की वजह से बसें बंद थीं और शहर से आए अजय को जल्द से जल्द वापस लौटना था। अध्याय 1, पीपल का भूतिया रास्ता। अब देखिए, अजय ने जो गलती की ना, वो अक्सर कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं, और वो है स्थानीय लोगों की चेतावनियों को सिर्फ एक वहम मान लेना। जब अजय को बताया गया कि उस पुराने रास्ते पर जाने वाला कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा, तो वो बस हंस दिया। उसे लगा कि किसी भी तरह बस थोड़ा सा समय बचा लिया जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाली है। स्थानीय लोक कथाओं में एक शब्द होता है छलावा। आखिर ये काम कैसे करता है? दरअसल ये एक ऐसा अलौकिक भ्रम या कह लीजिए एक बहरूपिया साया होता है जो जानबूझकर शिकार को खतरे की तरफ खींचता है। अजय के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे इस डरावने शॉर्टकट की तरफ धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक लड़का मोहन था। मोहन ने ही अजय को उकसाया था कि समय बचाने के लिए वो इसी पुराने रास्ते का इस्तेमाल करे। कल्पना कीजिए, रात के करीब 9 बज रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान, दोनों तरफ घना जंगल, पैरों के नीचे कीचड़ से भरी पगडंडी और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ झिंगूरों और मेंढकों की आवाजें। अजय अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे अकेला चला जा रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट महसूस हुई और फिर किसी औरत के रोने की बहुत ही धीमी धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। उसने हिम्मत करके पूछा कि वहां कौन है, लेकिन उस घने अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया। बस वो सिसकियां लगातार आती रहीं। जैसे तैसे वो थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर टॉर्च की उस पीली रोशनी में एक ऐसा दृश्य सामने आया जो किसी की भी रूह कंपा दे। ठीक सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, जिसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे। अजय ने जब उस अनजान औरत से पूछा कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, तो उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और रोशनी में उसका जो चेहरा सामने आया वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। लेकिन खौफ का असली मंजर तो अभी बाकी था। उस औरत की आंखें ही नहीं थीं, आंखों की जगह बस गहरे खाली गड्ढे थे। तभी अचानक से अजय की टॉर्च बंद हो गई। पीछे से बर्फीली ठंडी हवा का एक झोंका आया और किसी अनदेखी शक्ति ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दीं। फिर एक बेहद भयानक आवाज गूंजी, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। मारे खौफ के अजय ने वहां से दौड़ लगा दी और भागते भागते एक बहुत ही विशाल पुराने पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां उस पेड़ की जड़ों के पास काले कपड़ों में एक तांत्रिक बैठा था, जिसने एक ऐसा सच बताया जिसने अजय के होश उड़ा दिए। वो प्रेतात्मा दरअसल राधा की थी, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये अलौकिक लोक कथाएं अक्सर किसी वास्तविक और बहुत पुराने अपराध से गहराई से जुड़ी होती हैं। पता है राधा की हत्या किसने की थी? किसी और ने नहीं, बल्कि उसी मोहन ने, जिसने अजय को इस रास्ते पर भेजा था। मोहन उसका बचपन का प्रेमी था, जिसने लालच में आकर उसे धोखा दिया था। और फिर उसी रात राधा की आत्मा ने मोहन को उस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना को गुजरे 6 महीने बीत चुके थे और अजय सुरक्षित अपने शहर लौट आया था। तभी अचानक उसे रामस्वरूप बाबा की एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि उस रास्ते से गांव के 3 लोग अचानक गायब हो चुके हैं। मतलब राधा की आत्मा सिर्फ मोहन को सजा देकर शांत नहीं हुई थी, बल्कि वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और हिंसक रूप लेकर लौट आई थी। बाबा को इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अब अजय की मदद चाहिए थी। अजय वापस गांव लौटा और तांत्रिक गिरधारी के साथ रात के अंधेरे में फिर से उसी पीपल वाले रास्ते पर गया। इस बार मामला कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि राधा वहां अकेली नहीं थी। उसके साथ उन सभी लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें उसने मारा था।
तांत्रिक ने अजय और एक दूसरे ग्रामीण को बचाने के लिए जमीन पर मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बना दिया। वो आत्माएं कान फाड़ देने वाली भयानक आवाजें निकालती हुई उस चक्र के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक के मंत्रों और त्रिशूल के एक जोरदार वार से अचानक एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ एकदम शांत हो गया। लेकिन उस पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा काला निशान बन चुका था, जो धुएं की तरह हिल रहा था। ये इस बात का साफ इशारा था कि वो बुरी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, बस कुछ समय के लिए उस पेड़ में कैद हो गई है। अध्याय 2, 1946 का शापित गांव। अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये बात दिसंबर की हाड़ कपा देने वाली ठंड की है, जब चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। एक यात्री था जिसका नाम आरुष था। वो एक जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से ढाबे पर रुका। लेकिन सिर्फ एक चाय पीने के चक्कर में आरुष की बस छूट गई। वो बस धूल उड़ाती हुई उसे उस सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़कर आंखों से ओझल हो गई। शाम के सिर्फ 5 ही बजे थे, लेकिन ढाबे का मालिक ताला लगाकर वहां से भागने की बड़ी जल्दी में लग रहा था। जब आरुष ने उससे इस बारे में पूछा तो उस ढाबे वाले ने बदहवासी में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। ये जगह जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। बस इतना कहा और वो आरुष को उस घने जंगल और आने वाले अंधेरे के हवाले करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अब तक अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी गूंजने लगी थीं। आरुष ने सोचा कि हाईवे के पास बने एक गांव की तरफ चला जाए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो गांव बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो वहां कभी बिजली आई है ना हो। जैसे ही वो उस गांव की सीमा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर पेड़ों के एक झुंड के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी के जोर जोर से रोने और चीखने की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल गया था। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर आरुष गांव की सीमा के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसकी रूह कंपा कर रख दी। एक पुराने घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, जो अगले ही पल जोर जोर से खौफनाक तरीके से हंसते हुए उसी पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। आरुष बदहवास होकर वहां से उल्टे पांव भागा। भागते हुए उसे पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी मिला। उस आदमी के घुंघराले बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसने अपना नाम किशन बताया और कहा कि वो अपनी खोई हुई भैंस ढूंढते हुए यहाँ भटक गया है। अब आप ही सोचिए, एक इतने भयानक जंगल में आधी रात को कोई भैंस ढूंढता है क्या? खैर, आरुष को तो उसी वक्त शक हो जाना चाहिए था। फिर किशन ने आरुष को उस खाली पड़े गांव का एक बेहद खौफनाक इतिहास बताया। बात 1946 की है, जब देश पर अंग्रेजों का राज था। इस गांव की एक लड़की थी रूपा, जिस पर एक अंग्रेज ऑफिसर की बुरी नजर पड़ गई थी। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया और रूपा की शादी गुपचुप तरीके से पास के ही एक गांव में तय कर दी, तो शादी की ठीक आधी रात को गांव के गद्दार मुखिया ने अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। उन्होंने पूरे के पूरे गांव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बारात, दूल्हा और वो पूरा गांव उसी रात जिंदा जलकर राख हो गया। तो सबसे अहम बात यह है कि इस अमानवीय त्रासदी का आखिरकार अंजाम क्या हुआ। इसके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। उस भयानक आग में जितने भी लोग मरे ना, उन 100% लोगों में से किसी एक की भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मुखिया और सैनिकों को मारकर उन आत्माओं ने अपना बदला तो जरूर ले लिया, लेकिन वो पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए श्रापित हो गया। आज 75 साल बीत जाने के बाद भी वो सभी आत्माएं उसी गांव में भटक रही हैं। और पता है, वो औरत जो पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी, वो उसी गांव की एक प्रेतात्मा थी। अध्याय 3, दूल्हे का रहस्य। ये सब खौफनाक इतिहास सुनकर आरुष डर के मारे कांपने लगा। तब किशन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां रात भर कोई खतरा नहीं होगा। किशन आरुष को एक पुराने टूटे फूटे खस्ता हाल घर के अंदर ले गया और उसे वहीं अकेला छोड़कर बाहर चला गया। आरुष ने अपनी जान की खैर मनाते हुए दहशत के उस साए में किसी तरह वो लंबी और खौफनाक रात उस खाली मकान में गुजारी। लेकिन असली खौफ से तो पर्दा अगली सुबह उठना था। जब सुबह की पहली किरण उस खस्ता हाल कमरे के अंदर पड़ी, तो आरुष की नज़र फर्श पर बिखरी कुछ पुरानी किताबों के पास पड़े एक धूल भरे शादी के कार्ड पर जाकर थम गई। उसने जब उस कार्ड को ध्यान से देखा तो उस पर लिखे शब्द थे, रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। ये पढ़ते ही आरुष का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया। सोचिए, जो शख्स पूरी रात उसके साथ था, जो भैंस खो जाने का बहाना कर रहा था, वो असल में कोई इंसान था ही नहीं।
वो किशन वही दूल्हा था जो 1946 की उस भयानक रात में अपनी बारात के साथ जिंदा जला दिया गया था। वो भी पिछले 75 सालों से उसी शापित गांव में एक प्रेतात्मा के रूप में भटक रहा था। इन दोनों खौफनाक घटनाओं को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारे ग्रामीण इलाकों की इन सुनसान पगडंडियों और जले हुए खंडहरों में क्या वाकई कुछ ऐसा है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? क्या ये शापित रास्ते सिर्फ मनगढ़ंत स्थानीय कहानियां हैं, या फिर ये उस घने अंधेरे में बड़ी ही शांति से अपने अगले भटके हुए यात्री का इंतजार कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वही इंसान दे सकता है जो कभी अनजाने में किसी पुराने पीपल वाले रास्ते पर कदम रखे। हमारे आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।